हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। एग्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो चलिए थोड़ी एफर्ट मैं भी कर लेता हूँ, एक और वीडियो डाल देता हूँ। BCS 042 का एग्ज़ाम है कल, तो BCS 042 का दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उम्मीद है आपको समझ आएगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प रहेगी। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 86% जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो यार गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मेरे को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर इसका गेस्ट पेपर बना दीजिए या सर इसका थ्योरी क्वेश्चंस दे दीजिए। यार BCA प्रैक्टिकल नॉलेज से निकलेगा। जो BCA के सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी से गेस से नहीं चलने वाला, ये छोटी क्लासेस नहीं हैं। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा आपका। हाँ, और पेपर से एक दिन पहले पढ़ने की बजाय, रात को यूट्यूब वीडियोस देखने की बजाय, यही 5-6 दिन पहले पढ़ो, 10 दिन पहले पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसकी रिवीजन करो, देन यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम डेफिनेटली। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। तो गाइस, तो फटाफट शुरू करते हैं हम अपना ये BCS 042 का दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम है। इसका क्वेश्चन 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 5 10 मार्क्स का है, तो इसका पहला पार्ट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का। तो भाई ये तभी समय लगेगा जब आप बाइनरी सर्च और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब तक कैलकुलेट कर चुके होगे। फिर भी मैंने इसका एक आंसर लिख दिया है। तो बाइनरी सर्च क्या करता था? ये बाइनरी सर्च एक डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड था। ये लिस्ट को हाफ में डिवाइड करता रहता है और अपने एलिमेंट्स को ढूंढता रहता है ना। तो जैसे कि इसमें लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये थी। तो जैसे 11, 22, 33, 44, 55 ये हमारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये बिगिनिंग 0 मान लेगा, 1 2 3 4, एंड मान लेगा 4। बिगिनिंग आपका 0 होता है, एंड आपका 4 होता है। फिर आप मिड निकालते हो, जो फॉर्मूला होता है 0 + 4/2, जो आपको दे रहा है 2। तो आप सीधा सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करते रहते हो। तो ये हमेशा मिडिल के एलिमेंट को कंपेयर करता रहता है। अगर वो आपको स्टेप्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, कंपैरिजन रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो इसके लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी को यूटिलाइज किया जाता होता है। बिग O नोटेशन का टाइम कम्प्लेक्सिटी है O log n, सॉरी, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है O log n। तो जितना n होगा उसके log n कंपैरिजन्स होते हैं। अब हमें उसने n दिया है 64, कि हमारे पास अगर 64 एलिमेंट्स हैं तो कितने कंपैरिजन होंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 एलिमेंट थे। फर्स्ट कंपैरिजन पे ही हम इतने से एलिमेंट पे सर्च करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट कंपैरिजन पे ही हाफ लिस्ट को छोड़ देंगे। तो जब आपका n 64 था, तो पहला कंपैरिजन हुआ, पहले कंपैरिजन के बाद आपके पास 32 एलिमेंट बचे। n/2 चल रहा होता है इसके अंदर। log n को आप n/2 कह सकते हो। अगले कंपैरिजन पे 16 एलिमेंट बचेंगे। अगले कंपैरिजन पे 8, 4, 2, 1, 0। तो अगर मैं वर्स्ट केस एनालिसिस लेके चलूँ कि भाई मान लो एलिमेंट है ही नहीं मेरे पास लिस्ट में, जैसे कि आप 32 ढूंढ रहे हो, 32 तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? ऐसे ही 64 के लिए अज्यूम कर रहे हैं, तो एक कंपैरिजन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8। तो टोटल 8 कंपैरिजन्स होंगे। अगर आपके n64 है तो 8 कंपैरिजन्स वर्स्ट केस में होंगे, जिसमें आपका एलिमेंट्स अगर नहीं है तो 8 कंपैरिजन्स होंगे। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ith कंपैरिजन कर रहे हो तो इट इज़ लाइक n/2⁻⁰ इसको आप ऐसे थ्योरेटिकली लिख सकते हो। तो एग्जाम में बस आप इतनी चीज़ लिख दोगे तो ये मोर देन इनफ है, लेकिन आप एक्सप्लेन करो साथ में कि होता क्या है बाइनरी सर्च। 2 स्टेप्स लिख दो और उसके बाद आप इन द एंड सोल्यूशन लिख दो कि हमारा 8 बनता है। 8 कंपैरिजन्स लगेंगे अकॉर्डिंगली। तो अब भाई हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का। अब आ गया प्रिम्स। प्रिम्स तो वैसे मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो प्रिम्स समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्री क्या होता है। एक ग्राफ या एक ट्री होता है। ट्री जो होता है वो हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे हायरार्किकल मतलब जैसे एक पेरेंट हो गया, पेरेंट का नीचे चाइल्ड हो गया, इस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये पेरेंट नोड है, इसके 2 चाइल्ड हो गए, फिर ये पेरेंट नोड है, फिर इसके 2 चाइल्ड हो गए, फिर ये पेरेंट नोड है, इसका ये चाइल्ड हो गया। जो आपका ट्री होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होता। साइकिल का मतलब ये है बंद बॉक्स ना हो, इस तरीके से ना हो, ओपन होता है। जैसे ये बंद बॉक्स है तो ये साइकिल नहीं कहलाएगा आपका, समझ गए। तो सबसे पहले ट्री क्या है पहले वो बताया गया भैया। फिर आता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री होता है सारे कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं आपके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्री है, तो स्पैनिंग ट्री क्या है? जैसे A B C ये 3 लाइनें लगी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हो? वर्टिसेस उतने ही रहेंगे, वर्टिसेस नहीं कम होने वाले। 3 वर्टिसेस हैं तो 3 - 1 2 एजेस लगाओगे आप,
तो जैसे आपने ए बी और ए सी की एज लगा ली, या आपने ऐसे कर लिया ए बी सी में बी सी और ए की एज लगा ली, या ए बी सी में ए सी और बी सी की एज लगा ली। सो अगर आपका ये ग्राफ है तो आपके ये 3 स्पैनिंग ट्रीज बनते हैं। स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं होगा, डिस्कनेक्टेड ना हो। डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि ए से बी तक पहुंचने का रास्ता ही ना हो, आप यहाँ से ए से बी रास्ता जा सकते हो। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, साइकिल ना हो, डिस्कनेक्टेड ना हो, अगर n वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस लगी हों, n वर्टिसेस हों तो n-1 एजेस लगी हों। फिर स्पैनिंग ट्री के बाद हमारे पास टॉपिक आता है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि भैया जो आपको अब ग्राफ देंगे ना, जैसे आपको ये ग्राफ देंगे कोई भी, उसमें न्यूमेरिकल वेट्स असाइन होंगे। जैसे यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। आपको लोएस्ट निकालना है। जब आप इसका स्पैनिंग ट्री जनरेट करोगे तो यू विल सी कि ये लोएस्ट है 2 और 4, इसका टोटल करोगे तो ये 6 बनता है। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें जो अगर आप उस एजेस का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे या वेट कैलकुलेट करोगे वो लोएस्ट होता है। इसको निकालने के लिए प्रिम्स और क्रूस्कल 2 टेक्निक्स को यूज़ किया जाता होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के बारे में मैंने समझाया हुआ है। ये मैंने रूल्स लिखे हुए हैं आपके स्पैनिंग ट्री के। आप यहाँ पे अपने वीडियोस पॉज करके इसका नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम की। तो इसने हमें यहाँ पे पूछा है इसके राइट करो एल्गोरिदम को। तो ये भैया एल्गोरिदम की आप 3 स्टेप लिख दो, ये मोर देन इनफ है। कि हम पहली एज से शुरू करते हैं, लोएस्ट वेट जिसकी है वहाँ से शुरू करते हैं, उस एज और उस वर्टेक्स को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी एम एस टी इन शॉर्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है ना। फिर उसमें से देखते हैं आगे कहाँ कहाँ आगे चीज़ें चलती जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिखने के लिए, इसको समझाने के लिए ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको देखते हैं ज़रा। मैं कलर भी थोड़ा ऐसा कर दूँ जो चेंज, जो आपको विजिबल हो। तो ये आपका एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्टिसेस हैं, ये एजेस हैं 10 28 14 16, ठीक है ना। ये एजेस का वेट असाइन है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 2 3 इसको एज इट इज बना लेना है। नहीं सॉरी नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें से लोएस्ट देखो कौन सी है, कैन यू सी द लोएस्ट। ये 10 है, ये हाँ लोएस्ट है 10। तो आपने क्या करना है, 1 और 6 के बीच में जो ये 10 नंबर लाइन है इसको इंक्लूड कर लेना है। अब 6 से कितनी लाइन निकल रही है, 6 से 2 लाइनें निकल रही हैं, 10 और 25 की। 10 तो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तो 6 से 25 की निकल रही है, और एक 1 से भी एज निकल रही है 28 की। तो जो वर्टिसेस आपने इंक्लूड किए हैं उनमें से किसकी एज छोटी है, तो इस एज छोटी थी आपकी 5 की। तो आपने क्या करना है, 5 वाली को इंक्लूड कर लेना है जिसका कॉस्ट है 25। जब आपने 5 इंक्लूड किया तो 5 से आगे कहाँ रास्ता जा रहा है, एक ये 22 का और एक 24 का। तो आप आगे जाओगे 4 पे और इसका एज 22 यूज़ कर लोगे, ठीक है ना। फिर 22 से 18 और 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप 3 वाला 12 इंक्लूड कर लोगे और साथ साथ काउंट करते जाओ कितने यूज़ हुए हैं। 1 2 3 4 एजेस यूज़ हुई हैं। कितनी यूज़ कर सकते हो, आपके 7 वर्टेक्स हैं तो 7 - 1 6 एजेस यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना साइकिल ना बने। तो अभी तक सारा सही चल रहा है। तो 3 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, अब हम 2 की तरफ जा रहे हैं। बैक ट्रैक तो कर नहीं सकते, तो एक 2 वाला एज इंक्लूड कर लेते हैं। 16 आ गया इसका। 2 से एक 14 का एज आ रहा है, 7 14, ठीक है ना। कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो बीच में छूट गया हो। 7 वर्टेक्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 एजेस मैंने यूज़ करी हैं। अब आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री अगर वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, 10 + 25 + 22 + 12 + 16 + 14। अब कर लेना भैया मैथ्स, अब इतनी जल्दी होगा नहीं मुझसे, ठीक है ना। चलो ट्राई कर लेते हैं। 10 + 25 35, 6 45 55 57, 69, 70 80 85 99। सो आई थिंक इसका आंसर 99 आएगा। अगर मैथ की कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो आप देख लेना, कोई बात नहीं। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा के आपको स्टेज बाय स्टेज दिखाया है। तो पहले स्टेज पे ये लगा 110, ठीक है। दूसरे स्टेज पे इसको ऐड किया, ये 25 वाला लगा। तीसरे स्टेज पे आपका ये लगा 22 वाला। आप भी ऐसे छोटे छोटे स्टेजेस से दिखा सकते हो। उसके बाद आपका 12 लगा, उसके बाद आपका 16 लगा, उसके बाद आपका 14 लगा, और ये आपका टोटल कॉस्ट निकाला हुआ है जो 99 है। ओके, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, उसको एक्सप्लेन किया है। प्रिम्स को एक्सप्लेन किया है, प्रिम्स का एग्जाम्पल दे दिया है। यही वो मांग रहा था आपके इस 7 मार्क्स के क्वेश्चन में।
डेफिनेशन मिनिमम को स्पैनिंग ट्री का लिख दो, प्रिम्स एल्गोरिदम लिख दो, एक एग्जांपल दे दो, दैट्स इट। ये 10 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये भी मुझे आसान लग रहा था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा मेहनत करने वाला ही है। तो फोर्थ का ए जो 3 नंबर का है, उसमें वो कह रहा है कि भाई मैंने आपको एक रिकर्सिव एल्गोरिदम लिख के दे दिया है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मैंने आपको रिकर्सिव एल्गोरिदम लिख के दे दिया है, ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, ठीक है ना। जो ये फंक्शन है अपने आप को ही यहाँ पे कॉल कर रहा है n-1 से, तो ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है। इसका रेकरेंस रिलेशन प्रोड्यूस करो। रेकरेंस रिलेशन बेसिकली ये मैथ है। रेकरेंस रिलेशन कुछ t ब्रैकेट में n टर्म से डिनोट किया जाता होता है, तो इसको मैंने लिखा है फटाफट, ये इतना सा आप लिख सकते हो। आप चाहो तो स्टार्टिंग में रिकर्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करो कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता रहे वो रिकर्शन होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ये सिंबल होता है, तो इसका आंसर आता है 120। आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा ही आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन क्या है? और नेगेटिव वैल्यूज़ का फैक्टोरियल नहीं निकलता, ये भी ध्यान रखना। अगर आप -5 का फैक्टोरियल पूछोगे तो इसकी ये नहीं निकलता होता है। ओके, तो अगर आपको 0 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। अब ये रूल आप देख लेना मैथ्स में क्यों है, अभी समझ लो। 3 का फैक्टोरियल तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6। 5 का फैक्टोरियल ये चीज़ 5 मल्टीप्लाई 4 120। सो दिस इज व्हाट अ फैक्टोरियल डज। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ये 2 लाइनें लिखनी है बस आपने एग्जाम में, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स, या किस नंबर के लिए आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे नंबर है आपका 0 एन, यहाँ पे है एन आपका 3, यहाँ पे है एन आपका 5। एन मतलब नंबर। अगर एन आपका 0 है तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ बेस कंडीशन। रेकरेंस की ये बेस कंडीशन है कि भाई 0 पे आके मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। अगर इसके अलावा कोई भी और नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो मैं 3 को दोबारा कॉल करूंगा n-1 के लिए, मतलब 2 के लिए, फिर 2 को 1 से, फिर 0 पे वो क्या रिटर्न कर रहा है? 1, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, विच विल गिव यू एन आंसर 6। टी होता है टाइम टेकन टू फाइंड द फैक्टोरियल फॉर एन नंबर। तो इस तरीके से आप अपना ये जो 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन था उसमें यही चीज़ लिखनी थी आपने। 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये चीज़ आप रेकरेंस रिलेशन फॉर फैक्टोरियल में लिखोगे। ओके, अब ये हॉर्नर्स रूल मैंने अभी नहीं देखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं फटाफट आगे चलता हूँ। मेरे पास आगे क्या है? आगे मेरे पास है एक नीचे जो थर्ड का बी पार्ट है 3 मार्क का, बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग एक नया क्वेश्चन आया था, बैक ट्रैकिंग बता रहा हूँ। और ये जो क्विक शॉट है भाई, क्विक शॉट मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में पिछली, आप पिछली वीडियो में देख लेना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश देख लूँगा, अगर मेरे से अभी हो जाए तो मैं अभी कर देता हूँ। पहले बैक ट्रैकिंग करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग क्या होता है? देखो, जैसे आपको एक ट्री दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ये आपको ट्री दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बोले कि भैया एच तक का रास्ता निकालो, तो आप क्या करते हो? पहले एस से बी की तरफ गए, बी से ई की तरफ गए, इसके आगे कुछ भी नहीं है, डेड एंड आ गया, बैक ट्रैक वापस आ जाओ भैया। फिर एस से आपने नया रास्ता निकाला, एस से बी की तरफ, बी से एफ की तरफ, एफ के बाद डेड एंड आ गया लेकिन मुझे एच नहीं मिला, बैक ट्रैक कर लो। तो बैक ट्रैकिंग क्या है? जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आप उन सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हो, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको कंसिडर कर लेते हो, ठीक है ना। तो भैया ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि भैया रिकर्सिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हर एक कॉम्बिनेशन को देखेगी, सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को। इसको ब्रूट फोर्स सर्च भी कहते हैं। ब्रूट फोर्स सर्च एक तरह का कह सकते हो धक्का करते हैं हम, कि भाई सारे पॉसिबल तरीके निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, सारी एफर्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो ब्रूट फोर्स में क्या है कि आप सारे पॉसिबल सोल्यूशन निकालोगे और उसमें से बेस्ट को चूज करोगे। इसके साथ एक डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग को रिलेट करती है। तो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी यही कहते थे कि भैया डायनामिक प्रोग्रामिंग सर हम यही करते हैं कि भाई सारे कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जहाँ पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम निकालना है, लॉस होगा तो मिनिमम निकालना है। टाइम टेकन की बात करेगी तो आप कम से कम टाइम में काम खत्म करने की कोशिश करोगे, तो ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है। कहता है बैक ट्रैकिंग हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस है और उन सभी सॉल्यूशंस को हमने यूटिलाइज करना है, तो तब हम बैक ट्रैकिंग को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन।
फिर उसने बोला था कि कोई दो एग्जाम्पल दो जहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज़ होती हो, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। 2 की जगह मैंने 3 लिख दिया भैया, एन क्वीन प्रॉब्लम, सुडोकू और ग्राफ कलरिंग। यहाँ पे आप बैक ट्रैकिंग को यूटिलाइज कर सकते हो सॉल्व करते हुए। तो ये क्या है एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भैया जो एन क्वीन है ये चेस वाले लोगों को समझ आएगी, जिनको चेस आती है। आजकल के बच्चे कहाँ चेस खेलते हैं, आजकल के बच्चे तो पबजी और लूडो में ही लगे रहते हैं या 3 पत्ती में। तो थोड़ा दिमाग वाली गेम्स हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो एन क्वीन प्रॉब्लम का आप इस बॉक्स को देखो, ये 4x4 का है, वैसे चेस का बोर्ड 8x8 का होता है। अब आपको पता होगा कि क्वीन किसी भी तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ पे आपने हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक क्वीन प्लेस करनी है एंड मेक श्योर करना है कि कोई भी क्वीन दूसरी क्वीन को हिट ना कर सके, मार ना सके। तो देखो ये क्वीन इधर भी जा सकती है, ये क्वीन इधर भी जा सकती है, ये क्वीन इधर भी जा सकती है और ये क्वीन डायगोनल भी जा सकती है, लेकिन इस पूरे रास्ते में कोई क्वीन नहीं आई है ना। तो ये प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। तो एन क्वीन प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालोगे, वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे। एंड सुडोकू में क्या होता है, जैसे ये 9x9 का आपका टाइल है, इसमें आपने सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दिस स्मॉल पार्ट। इसमें 4 नंबर नहीं है, तो 4 नंबर कहाँ लग सकता है, यहाँ 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 6 जगहों पे लग सकता है। लेकिन आप ध्यान दो, क्योंकि इस रो पे 4 लग चुका है तो यहाँ पे 4 नहीं लगेगा, एंड अगेन यहाँ पे 4 लग चुका है तो यहाँ पे भी 4 नहीं लगेगा। तो बची कौन सी स्लाइड, ये वाली, तो यहाँ पे आपका 4 प्लेस होगा। सो दीज आर द सिचुएशंस वेयर बैक ट्रैकिंग कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट कैसे सॉल्व करेगा, ओके, एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्विक सॉर्ट एंड अप्लाई टू सॉर्ट। इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखाने हैं। तो यार आप पाइवट एलिमेंट से शुरू कर सकते हो, मैंने बताया था। आप 15 को पाइवट एलिमेंट ले लो, पहले यहाँ से ढूंढोगे, तो जो 15 से छोटा एलिमेंट देगा उससे स्वैप कर दोगे, तो 8 इसकी जगह ले लेगा, तो 8, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा 15, पाइवट अगली बारी 15 ही रहेगा। फिर इस तरीके से देखोगे, यहाँ से आप लेस देन 15 देखोगे, यहाँ से जब जाओगे तो ग्रेटर देन 15 देखोगे, तो ग्रेटर देन 15 यू सी 25। तो अगली बारी क्या होगा, 8, 10, 5, 4, 15, 35, 7 और 25 यहाँ पे आ गया है। अब 15 ये है तो आप इधर से ट्रैक करोगे, 15 से पहले छोटा एलिमेंट आपका 7 आ गया। अगेन तो आप इस लिस्ट को दोबारा लिखोगे, 8, 10, 5, 4, 7, 35, 15, 25। वन मोर कंपैरिजन, 15 को अब आप इधर से ट्रैक करोगे, देन यू विल गेट 8, 10, 5, 4, 7, 15, 35, 25। नाउ 15 इज प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। 15 के इस तरफ सारे छोटे एलिमेंट है, 15 के इस तरफ सारे बड़े एलिमेंट है। अब आप इसको पाइवट लेके सॉल्व करो और यहाँ से इसको पाइवट लेके सॉल्व करो, तो ये होगा 15, 25, 35। तो इतनी चीज़ आपकी सॉर्ट हो गई है। यहाँ से आप 8 उठाओगे, 8 से छोटा 7 है, तो 7, 10, 5, 4, 8, पाइवट अभी 8 ही रहेगा। इधर से बड़ा 10 है, 7, 8, 5, 4, 10, इधर से छोटा 4 है, 7, 8, 4, 5, 8, 10, 8 सही प्लेस पे आ गया, 10 सही प्लेस पे आ गया, एंड सो ऑन। आप अपनी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो इससे बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। कोशिश करूंगा एक और वीडियो रिलीज़ करने की कल तक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।